अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ओपीएम में दैट इज़ एग्रीगेट प्लानिंग। अच्छा, एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो एग्रीगेट प्लानिंग क्या होगी? मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ऑन द स्पॉट या एट ए टाइम प्लानिंग करना। आगे जब हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, डिफिनीशन करेंगे, तो आप इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि एग्रीगेट इसको क्यों कहा जाता है। इसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में, मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल के बारे में, आपकी कैपेसिटी के बारे में, आपके एचआर के बारे में, इन मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में प्लानिंग की जाती है। तो इसको एग्रीगेट इसलिए कहा जाता है कि इन सब के बारे में प्लानिंग एट ए टाइम या ऑन द स्पॉट या एट वन पॉइंट की जाती है। तो इसको एग्रीगेट प्लानिंग कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एग्रीगेट प्लानिंग इज ए मार्केटिंग एक्टिविटी that does an aggregate plan. Aggregate means collective plan for the production process. प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स कि आप जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन देता है इन एडवांस ऑफ 6 to 18 months। अच्छा, प्लानिंग याद रखें हमेशा, आपको तो पता ही होगी फ्यूचर के बारे में होती है, लेकिन इसका एक टाइम स्पेसिफिक है, दैट इज 6 to 18 months। इसके लिए प्लानिंग की जाती है टू गिव एन आइडिया टू मैनेजमेंट एज टू व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, अब उसके बारे में बात है। फर्स्ट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इस 6 to 8 मंथ्स के लिए मुझे कितना क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल। मटेरियल में फिर आपका रॉ मटेरियल या कोई और चीज़ आ सकती है, लेकिन मोस्टली हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की। कितना रॉ मटेरियल्स आपका रिक्वायर्ड होगा, और ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर। तो जितनी आपने प्रोडक्शन प्लान की हुई है आने वाले 6 से 18 मंथ्स के लिए, तो उसके मुताबिक फिर आपने रॉ मटेरियल आपने अरेंज करना होगा। एंड अदर रिसोर्सेज भी, सिर्फ प्रोडक्शन तो ये नहीं कि आपके पास मटेरियल है तो बस काम हो गया, आपके पास अदर रिसोर्सेज भी होने चाहिए जो कि आपका मटेरियल जो है वो कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन। अच्छा, कितने प्रोड्यूस करना चाहिए? तो मटेरियल में सिर्फ आप अब ये रॉ मटेरियल को ना लें, इसमें फिनिश गुड्स भी आता है। तो आपका मटेरियल्स, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी फिनिश गुड्स एंड अदर रिसोर्सेज जो कि आप प्रोड्यूस करेंगे आने वाले 6 to 8 मंथ्स में। प्रोड्यूस करेंगे और कब प्रोड्यूस करेंगे, so that the total cost of operations of the organization is kept to the minimum over that period। आप अभी से प्लानिंग कर ले मिसाल के तौर पे, तो आने वाले टाइम के लिए आप बहुत इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होगी। आज आप अगर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको मार्केट का पता है, पेंडेमिक की वजह से चीज़ों की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड में कमी आ गई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड में इजाफा हो गया है। लेकिन ये इजाफा कितने टाइम तक रहता है या डिमांड कितने टाइम तक कम रहती है, ये डिपेंड करता है पेंडेमिक के ऊपर। मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको पेंडेमिक या जो कोविड है, कोविड 19, उसके साथ में इसको रिलेट कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह सितंबर तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। तो जिन चीज़ों की डिमांड आज ज़्यादा है, शायद सितंबर या अक्टूबर में उन चीज़ों की उतनी डिमांड नहीं होगी। तो अगर आज के पॉइंट के मुताबिक आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन बल्क में हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसके फिर उतनी डिमांड ना हो जितनी आपने प्रोड्यूस की हुई है। इफेक्ट क्या होगा इसका? जब मार्केट में सप्लाई होती है और डिमांड नहीं होती, तो प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट्स की वो गिर जाती हैं, तो फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो एग्रीगेट प्लानिंग इसलिए की जाती है कि टाइमली आपको पता हो कि यार ये अभी इतनी डिमांड है, तो आने वाले फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, तो आप उसके मुताबिक फिर अपने रॉ मटेरियल या उसके मुताबिक फिर आप अपनी प्रोडक्शन करते हैं, ताकि चीज़ें वेस्ट भी ना हो, प्राइसेस भी ना गिरें, और ना मुझे लॉस का सामना करना पड़े, और ना ही मेरी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो। तो सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप प्लानिंग करते हैं। याद रखें, आज जो चीज़ आपको जितने की खरीद सकते हैं, आज से 1 साल बाद वो इतनी की नहीं मिलेगी आपको। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। आज एक चीज़ आप लाख रुपए की खरीद रहे हैं, तो साल बाद वो 1.5 लाख की तो शायद ना हो, लेकिन 1,10,000 की हो सकती है। तो होता क्या है, आज आप अगर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और साल बाद करते हैं, तो उनकी प्राइसेस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस आज अगर आप लेते हैं रॉ मटेरियल, तो शायद आपको सस्ता मिले, तो इसलिए एग्रीगेट प्लानिंग की जाती है। अच्छा, फिर मेरी कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए मुझे कितना एचआर रिक्वायर्ड है,
तो HR जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी भी आज ही आप कर लें प्लानिंग, ताकि कल को अगर मुझे ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़े तो मैं कहाँ से हायर करूँगा, अगर मुझे बंदे बाहर निकालने पड़े, फायर करने पड़े, तो फिर मैं किस तरह के तरीक़ेकार अपनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक फ्रेमवर्क के तौर पे होनी चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, सीज़न गुजरते जाते हैं, डिमांड चेंज होती जाती है, तो उसके मुताबिक फिर आपने आपकी कंपनी ने बिहेव करना होता है, ताकि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम लेवल पर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकें। द क्वांटिटी ऑफ आउटसोर्सिंग, अब देखें आउटसोर्सिंग मीन कि मैं बाहर से कहाँ से हायरिंग करूँगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ आइटम्स, overtime of labor, numbers of labor to be hired and fired in each period, and the amount of inventory to be held in stock for each period are decided। अभी देखें स्टार्ट में जो बात की थी कि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में प्लानिंग की जाती है, तो ये है वो डिफरेंट पॉइंट्स जिनको डिस्कस किया जाता है एट वन पॉइंट। all the all of these activities are done within the framework of the company ethics। अच्छा, कंपनी के अपने कुछ, हर एक कंपनी के अपने अखलाकियात होते हैं और बिजनेस के अपने अखलाकियात हैं। बिजनेस एथिक्स आप सब्जेक्ट शायद पढ़ा भी होगा, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पॉलिसीज, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है जो कि दूसरे कंपनी से डिफरेंट हो सकती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स टू द सोसाइटी, आप याद रखें जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं कि वो अपनी सोसाइटी के लिए वो कमिटेड होते हैं और काम करते हैं। इसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड आवर सोसाइटी। हमें जो सोसाइटी देती है तो हमें भी बदले में सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। कम्युनिटी एंड द कंट्री ऑफ ऑपरेशन, तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि किन किन चीज़ों के बारे में डिसाइड किया जाता है या प्लान किया जाता है। उसके बाद हम फिर जो पॉइंट्स पढ़े हैं, इस ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, कि आप अपनी प्लानिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये आपकी बेसिस होंगी और इसके बेस पे आप फिर प्लानिंग करेंगे। अच्छा, इनपुट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, इनपुट्स क्या होती हैं, आप फैक्टर्स भी कह सकते हैं इसको, आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। Aggregate planning has some pre-required inputs. They include number one, information about the resources। अच्छा, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो HR है आपका, दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड पीपल। उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। अब रिसोर्सेज में आपकी तमाम रिसोर्सेज आती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स या टू सेल देम। तमाम चीज़ें उसमें आती हैं रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अगर एकदम से वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो कौन से अल्टरनेटिव जगह है जहाँ से मैं वो रॉ मटेरियल हासिल कर सकता हूँ, ये पता होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ को। फिर बात करते हैं HR की तरफ, कि HR मुझे हायर करना है तो मैं हायर कैसे करूँगा, अगर मुझे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करूँगा, अगर इमरजेंसी नहीं होगी फिर क्या सिचुएशन होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपके मैनेजर्स को या आपको HR को पता होनी चाहिए कि रिसोर्सेज मैंने कहाँ से हायर करने हैं। सेकेंड, डिमांड फोरकास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्लान करेंगे बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड कौन सी, फोरकास्टेड डिमांड, फ्यूचर डिमांड। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं। या तो आप इस तरह की टेक्निक यूज़ करें कि पिछले सालों को कंपेयर करें और फिर देखें कि हर साल मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की सेल्स में कितना इजाफा हो रहा है, और उसके मुताबिक ही आप मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं या डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। जब आप, अच्छा याद रखें, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फोरकास्टिंग, वी कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग। कितना श्योर हो सकता हूँ, मे बी 50%, मे बी 90%, मे बी 100%, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक चांस की बात होती है कि आप 100% जिस तरह आपने प्लान किया था वैसा ही होगा। लेकिन प्लान क्यों बनाया जाता है, ताकि आने वाले टाइम में जो अनसर्टेनिटीज हैं उससे बचा जा सके, एटलीस्ट उनके जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। तो इसलिए आपकी डिमांड की फोरकास्टिंग एक्यूरेट तो 100% नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करें कि जितने ज़्यादा उसको एक्यूरेट बना सकें बनाएं। कॉस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट मुझे कितनी एक्स्ट्रा पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्दान में मैं रॉ मटेरियल ढूंढ रहा हूँ, मुझे रॉ मटेरियल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो पेशावर से लाना पड़ेगा। अब पेशावर से जब मैं लाऊंगा तो उठा के तो नहीं ला सकता, लाजमी बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा।
तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि फिर ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आएगा और उसकी एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आएगी जो कि मैंने फिर अपने फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर डालनी होगी। उससे कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा और क्या इस कॉस्ट में डिफरेंस की वजह से मैं अपनी प्राइस को भी चेंज करूँगा कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ में हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी बनाता है, फिर उस पॉलिसी के ऊपर काम करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए आपने एग्रीगेट प्लानिंग करनी होगी। कंपनी ऑब्जेक्टिव, अच्छा मैंने बात की थी अगर आपको याद हो स्टार्ट में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर था मिशन के बारे में। तो मिशन हो गया, विजन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है जिसको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं। फिर उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स की जाती हैं। कुछ कंपनीज का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना, कुछ का मेन मकसद वेलफेयर के काम करना होता है। अब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड रोलेक्स को सारे जानते हैं, आप सारे जानते हैं रोलेक्स को। अच्छा रोलेक्स जो है वो सिर्फ 10%, उसका जो ओनर है ही वॉज एन ऑर्फन, वो एक यतीम था और वो सिर्फ 10% ऑफ द प्रॉफिट खुद रखता है और 90% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो वेलफेयर जो होती है वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह उनमें वो दे देता है। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या सिर्फ पैसा कमाना या नहीं, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट दे के वेलफेयर के काम भी करना और कारपोरेट सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, अच्छा फ्यूचर में आपने प्लान कर लिया और प्लानिंग के मुताबिक फोरकास्टिंग के मुताबिक आपको ये लगा कि फ्यूचर में मेरी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जितनी भी आपकी मार्केट में डिमांड है उस मार्केट को आप मीट कर सकें या उसको पूरा कर सकें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी मुझे कितनी चाहिए और कैपेसिटी में मेरे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मीन्स रुकावटें। कभी कभार आपके पास मशीनरी होती है लेकिन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ओनली यू कैन नॉट बाय ए मशीनरी फॉर यू। प्रॉब्लम क्या होगी, आप लाखों रुपए की मशीनरी ले ले सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड आइडिया। ठीक है, तो फिर आपने आउटसोर्सिंग से या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके आपने डिमांड को पूरा करना होगा, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक डिमांड को टारगेट करने के लिए कंप्लीट मशीनरी नहीं लगाई जा सकती। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या है, ऊपर मैंने बात की मशीनरी की, तो उसमें फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। आपका बहुत सारा पैसा एक जगह पे बंद हो जाता है। तो बंद हो गया पैसा, तो पैसा जब तक साइकिल मूव करता है, जब तक चलता रहता है पैसे का जो साइकिल है, उस वक्त तक आप सिक्योर रहते हैं। जब भी पैसे का साइकिल रुक गया तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। ये सारे इनपुट्स हैं। जब भी आप एग्रीगेट प्लानिंग करते हैं तो आपको इन सब का पता होना चाहिए, इन सब की बेस पे फिर आपने एग्रीगेट प्लानिंग करनी होगी। अच्छा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में ये भी आ जाता है कि अगर मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए, पैसा रिक्वायर्ड है, अब मैं क्या करूं, पैसा कहाँ से लाऊंगा, वेदर आई एम गोइंग टू borrow it from the bank, whether I'm going to issue new shares, whether I'm going to issue the bonds, मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स लेंगे, मतलब डिफरेंट आप फिर उसमें से तो डिफरेंट आप इसमें चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं और कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, अगेन कोविड की पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो बहुत, हम बहुत क्रंच की तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल से। बिजनेसेस जो हैं वो ठप होते चले जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वही पूरे नहीं हो रहे। तो ये होती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फाइनेंशियली तो आप ठीक जा रहे हैं लेकिन बीच में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो कि रुकावट बन जाती है आपके लिए, और आपको फिर ज़्यादा फाइनेंस लगाना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में ताकि आपका कारोबार चलता रहे, एटलीस्ट आप सस्टेनेबल फॉर्म में रहें। अप्रोचेस टू एग्रीगेट प्लानिंग, तो टू अप्रोचेस हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन क्या होती है, जब हाईएस्ट लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो एग्रीगेट प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को फिर नीचे भेजा जाता है और नीचे वो एग्रीगेट की जगह डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिस एग्रीगेट, सॉरी डिग्रेड नहीं है, डिस एग्रीगेट हो जाता है। ये फिर आगे से बात करते हैं। ये तो हो गया टॉप डाउन। टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग को नीचे भेजा जाता है और नीचे फिर उस प्लानिंग के ऊपर काम किया जाता है। दूसरी है जी बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ सम लोअर लेवल।
These plans are then consolidated to achieve the aggregate which gives the overall output and the capacity required to produce it. अच्छा, नीचे लेवल पे डिफरेंट प्लानिंग्स की जाती हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स और उसको फिर कंसोलिडेट किया जाता है या मिक्सअप किया जाता है विद द एग्रीगेट प्लानिंग जो कि हाई लेवल पे की गई है। देखा जाता है कि क्या बिल्कुल कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई सामने जो कि हमारी एग्रीगेट प्लानिंग के साथ मैच ही नहीं कर पा रही, तो इन दोनों को फिर मैच किया जाता है और फिर आगे उस प्लान के ऊपर काम किया जाता है। अच्छा जी, अप्रोचेस टू एग्रीगेट प्लानिंग अभी जो पीछे बात हुई है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। द बॉटम अप अप्रोच इज मोर वाइडली यूज्ड। अच्छा, याद रखें बॉटम अप अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, लो लेवल पे ज़्यादा प्लानिंग्स बनाई जाती हैं और उस पर फिर एग्रीगेट के साथ मैच किया जाता है। This approach starts with the plans for major products or product families and aggregates the impact that these plans have on the capacity of the company। ठीक है, लो लेवल पे पहले उसको प्लानिंग बनाई जाती है और फिर एग्रीगेट प्लान जो है जो मेन प्लान है उसके साथ इसको मैच किया जाता है। If the capacity requirements for individual plans appear to sum up to a satisfactory overall use of company resources, the plans are accepted to be implemented strategically। अगर आपने जो प्लानिंग की हुई है लो लेवल पे वो ओवरऑल जो हमारा प्लान है जो एग्रीगेट प्लान है उसके साथ अगर मैच कर रहा है, हमारी कैपेसिटी भी ऐसी है कि हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं और वो सेटिस्फैक्ट्री है, then what we are going to do, we are going to accept the plan and we are going to implement it strategically। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इफ नॉट, अगर सिनेरियो उल्टा है, जो प्लानिंग की गई है वो मेन प्लान के साथ मैच नहीं कर पा रही, तो फिर क्या करेंगे? सम ऑफ द इंडिविजुअल प्लान्स आर रिवाइज्ड, तो दोबारा प्लानिंग आपने करनी होगी किसकी बेस पे? जो कि आपका मेन प्लान है, तो फिर उसमें आपने उसके मुताबिक प्लानिंग करनी है। रिवाइज टू इम्प्रूव द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीगेट प्लान। Individual plans are revised until a desirable aggregate plan is evolved। उस वक्त तक आपने इंडिविजुअल प्लान्स को मिक्सअप करने, मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल प्लानिंग किया होगी, एग्रीगेट प्लानिंग में आप कैपेसिटी, एचआर, मटेरियल्स इन तमाम को देखते हैं। इंडिविजुअल मींस एचआर अपना एक प्लानिंग है उसके बारे में प्लानिंग करना, कैपेसिटी अपनी एक प्लानिंग है उसके बारे में, और मटेरियल या रिसोर्सेज अपनी एक प्लानिंग है। तो ये तीनों इंडिविजुअल हैं, तीनों को मिला के एग्रीगेट प्लान बनता है। तो इंडिविजुअल प्लान्स को चेक किया जाता है, अगर आपस में वो मैच नहीं हो पाते और मतलब उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं आ रहा, तो फिर इंडिविजुअल सारे को नहीं चेंज करेंगे। इंडिविजुअल प्लान्स जो होते हैं या रिसोर्सेज में या कैपेसिटी में या आपकी जो मटेरियल वगैरह हैं उनमें फिर चेक किया जाता है कि किस में प्रॉब्लम ज़्यादा है या किस में है प्रॉब्लम। तो सिर्फ उस इंडिविजुअल प्लान को चेंज किया जाता है और उस वक्त तक चेंज करते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं जब तक आप डिजायरेबल एग्रीगेट प्लान तक नहीं पहुंच जाते। इन टॉप डाउन अप्रोच एन ओवरऑल और एग्रीगेट रेट ऑफ प्रोडक्शन इज डेवलप्ड which is then allocated to the individual components disaggregated। हायर लेवल पे प्लानिंग होती है, एग्रीगेट प्लान बन जाता है और उसको फिर लोअर लेवल पे भेजा जाता है डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में, मींस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके अपने अपने टास्क हवाले कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अप्रोचेस टू एग्रीगेट प्लानिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एग्रीगेट प्लानिंग के? सबसे पहले मिनिमाइज द कॉस्ट। जब आप आज रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और आपने फ्यूचर के लिए कंप्लीटली प्लान किया हुआ है, तो आप इनफैक्ट यू आर मिनिमाइजिंग योर कॉस्ट। देखें, प्राइस सेम रखें, कॉस्ट को कम करते चले जाएं, तो दूसरा पॉइंट है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। अच्छा देखें, जब भी आपसे मतलब आम तौर पे बात की जाती है दैट हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट, तो उसके दो ही तरीके मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से यही दो ही तरीके हैं। या तो आप अपनी कॉस्ट को कम करें या आपकी प्राइस को ज़्यादा कर दें। प्राइस को ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्राइस कंपेटिटिव नहीं रहेगी, आपके कस्टमर्स मूव करना शुरू हो जाएंगे आपसे आपके कंपेटिटर्स की तरफ। कॉस्ट कम करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि कॉस्ट कम करने से आपकी क्वालिटी गिर जाती है, इस पर शायद पहले भी बात हो गई है, तो ज़्यादा बात इस पर नहीं करता। मिनिमाइज कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम करते जाएं लेकिन प्राइस को सेम रखें, या आप फोर्ड के जो
स्ट्रेटेजिक प्लान था उसको भी फॉलो करते हैं कि कॉस्ट के साथ साथ आप अपनी प्राइस को भी कम करते जाएं, तो मार्केट में फिर आपसे compete करने वाले कोई नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो को सेम रखें, या थोड़ा थोड़ा उसको ज़्यादा करते रहें, लेकिन ओवरऑल प्राइस को थोड़ा थोड़ा कम करते रहें, ड्यू टू यूर डिक्रीज इन द कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट की वजह से अपनी प्राइस को कम करें, लेकिन अपने प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाते रहें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी, मार्केट में आप सस्टेन भी करते रहेंगे और compete भी करते रहेंगे। मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लग रहा, अगर आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर के बारे में आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक सीजन में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी या कम होगी, तो आप उसके मुताबिक ही इन्वेंट्री खरीदते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप कहते हैं कि यार पिछली दफ़ा मेरे पिछले पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स मेरे सेल सोल्ड आउट हो गए थे, इस दफ़ा उम्मीद है 1,10,000 होंगे, तो आप 1,10,000 का खरीद के बस रख लेंगे, बस इतना ही है जी, ये मेरे फोरकास्ट कर रहे हैं डिमांड इतना ही होगा। नहीं जी, आपने एक प्लानिंग करनी होती है डिफरेंट सीजन्स के मुताबिक। ठीक है, तो डिफरेंट सीजन्स के मुताबिक जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसी के मुताबिक फिर आप इन्वेंट्री भी परचेज करते हैं। तो इन्वेंट्री में आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती, पैसा बंद नहीं होता, साइकिल पे चलता रहता है साइकिल की तरह। तो इस तरीके से आपका पैसा भी बंद नहीं होता और आपको जितनी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है वो आपके पास पड़ी रहती है। मिनिमाइज चेंजेस इन प्रोडक्शन रेट्स। अच्छा, याद रखें प्रोडक्शन रेट्स में चेंजेस लाना, इट्स गोइंग टू बी ए डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, फॉर यूर कस्टमर्स, और मीन्स कस्टमर्स आपके होलसेल रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, एंड द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स एकदम से प्राइस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, मैं बेसिक यूनिट्स की तो बात नहीं कर सकता, जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं चीनी, दाल, घी, चावल, ये चीज़ें, इनमें अगर प्राइसेस चेंज भी होती हैं तो कंज्यूमर्स को वो परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। इनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेसिक नहीं है, उसके बगैर गुजारा हो सकता है, तो उसमें अगर आपके प्राइस पर यूनिट कॉस्ट में फ़र्क आ रहा है या यूनिट में फ़र्क आ रहा है, तब आपके कंज्यूमर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, मे बी वो ये ना खरीदे और अल्टीमेटली आप ही इफेक्ट होंगे जो कि फैक्ट्री बना रही है। तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप, अगर प्लानिंग सही है, सही तरीके से की गई है, डिमांड की फोरकास्टिंग की गई है, इन्वेंट्री टाइम पे ली गई है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें फ़र्क आएगा। तो जब फ़र्क नहीं आएगा, तो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 18 मंथ राउंड अबाउट, यू कैन मेंटेन द प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, कि आप देखते हैं कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक आप अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जितनी ज़्यादा आपकी यूटिलाइजेशन होगी, उतना ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट और इक्विपमेंट है वो बेस्ट पॉसिबल वे ऑप्टिमिस्टिकली यूज़ होंगे, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम आती रहेगी। ठीक है जी, ये था हमारा एग्रीगेट प्लानिंग। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन कर दिया। एग्रीगेट मीन्स कि था काफ़ी सारी चीज़ों में जब आप ऑन द सेम पॉइंट उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ये 6 से 18 महीनों के लिए हो सकती है। अच्छा, फिर हमने इससे इनपुट्स पढ़े या फैक्टर्स पढ़े या एलिमेंट्स, जो भी आप इसको नाम देना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स आप एग्रीगेट प्लानिंग करते हैं। फिर हमने अप्रोचेस पढ़ी, दो अप्रोचेस हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन में जो टॉप लेवल के लोग हैं वो प्लानिंग करते हैं और उसको फिर नीचे डिस एग्रीगेट कर दिया जाता है। जो कि बॉटम अप है वो ज़्यादा यूज़ होती है, नीचे इंडिविजुअल प्लान्स पे काम किया जाता है और फिर उन सबको मिला के एक एग्रीगेट प्लान बनाया जाता है। अगर वो देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल प्लान जो है वो मैच नहीं कर पा रहा बाकी के साथ, तो वो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक वो मैच ना कर जाए। इसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखे, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।